बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपको मालूम है कि हम किसी न किसी मेंटोर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और आज हमने एक बड़े ही अहम मेंटोर को चूज़ किया आपके लिए जनाब। आपको पता है, हम अक्सर ये बात कह रहे होते हैं कि हमारे इस प्रोफेशन में जो बच्चे आते हैं उसकी मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट होती है वो एक हम्बल बैकग्राउंड से होती है और वो एक बिल्कुल टॉप रेटेड फाइनेंस की दुनिया में एंटर हो रहे होते हैं, जब मटेरियलिटी बड़ी ज़्यादा काउंट करती है, चीज़ें मटेरियली चीज़ों को ज़्यादा गेज किया जा रहा होता है। तो सम टाइम इन बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि ये इस मटेरियल दुनिया में उस सादा ज़िंदगी से आते हैं तो इन्हें ज़रा मिसफिट होते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो थैंक्स टू आई कैप कि अब आई कैप ने भी इसके ऊपर कोर्सेज रख दिए हैं पीपीई के नाम से, जो आपकी प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें राइज़ में अल्लाह की मेहरबानी से एक बड़ी नेमत हमेशा से रही हमारे पास कि हमें हमेशा इस तरह के लोग मिलते रहे। मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में आपके साथ मैंने आपके साथ अपने एक्सेल और एमएस ऑफिस के मेंटोर से आपकी मुलाकात करवाई। उनका भी ताल्लुक़ फाइनेंस और इसी उससे था। हम लकी इनफ हुए कि जनाब हमें इस शोबे में भी एक फ़ाइनेंस ही के पर्सन मिल गए, खलीकुर रहमान साहब की शक्ल में, जो बेहतरीन इंसान है जनाब। बड़े मज़ेदार इंसान है, खुशबूदार इंसान है, बड़े नफीस इंसान है। तो आइए जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं खलीकुर रहमान साहब से। सर, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम वेरी हम्बल एंड वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया। सर, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट का जो पैटर्न है, हम हमेशा मेंटोर से कहते हैं कि जनाब आप सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। जाहिर है हम तो जानते ही आपको, लेकिन हमारे जो इतने सारे चाहने वाले लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप ज़रा एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। जी, तो जी मेरा नाम खलीकुर रहमान है और मैं तकरीबन 2 साल पीएचडी में स्पेंड किए। आई वाज डूइंग पीएचडी फाइनेंस फ्रॉम टर्की। स्कॉलरशिप पे कर रहा था, अभी होल्ड किया फॉर सम रीज़न। और उससे पहले मेरा एमएस है फाइनेंस में, वो भी स्कॉलरशिप पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैंने एमबीए किया डिस्टिंक्शन के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उससे पहले मेरा बीबीए ऑनर्स भी है। तो मैं काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। और आई नो कि आई कैप के बच्चों के क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको मैं हर एंगल से जो है वो टैकल कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी डीपली जो है वो फाइनेंशियल डायनामिक्स को जानता हूँ और अकाउंटिंग डायनामिक्स को भी काफ़ी डिटेल में गो थ्रू किया हुआ है। तो आई थिंक यस, आई एम द राइट पर्सन दैट हु कैन गाइड टू द आई कैप स्टूडेंट स्पेसिफिकली। जब उनसे मैं मिलता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, तो आइडिया होता है चीज़ों का। और आई थिंक इट विल बी वंडरफुल टू बी विद यू पीपल इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने एमएस कहाँ से किया, ये नहीं आपने बताया। जी, एमएस भी मैंने तरक्की से किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। तो आई सेड वाई टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो हालांकि मैंने डायरेक्टली पीएचडी के लिए जाना था, बट आई गॉट स्कॉलरशिप फॉर माय एमएस, सो आई मूव देयर एंड आई मेक माय फाउंडेशन मोर स्ट्रॉन्ग इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ज़बरदस्त। तो फिर आपने वहीं रहकर किया या यहाँ से रह के कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था या आपने? नहीं, आई फिज़िकली मैं फिज़िकली वहाँ पे गया और इन क्लास मोड में मतलब मैंने फिजिकल क्लासेस के ज़रिए से यू हैव स्पेंड 2 years देयर। जी, मैंने 2 साल वहाँ पे स्पेंड किए इनिशियली फॉर एमएस, और फिर 2 साल मैंने पीएचडी में लगाए। यानी बच्चों के पास ये मौका क्रिएट हो गया कि उन्हें एक ऐसा मेंटोर मिलेगा जिसे न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसके पास होगा, बच्चों को ग्रूम करने के लिए। बच्चों को सारी, क्योंकि बच्चों ने ग्रूम तो टीचर की स्टोरी से और टीचर के एक्सपोजर से ही होना होता है। जी, ऐसा ही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अकाउंटिंग पढ़ें या फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो उनके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो तो हर जगह पे आपको सेम ही मिलते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर में जाते हैं तो आपकी डिफरेंट स्टोरीज बिल्ड होती हैं, आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो तकरीबन मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आलमोस्ट 60 to 70 नेशनलिटीज़ के साथ वहाँ पे मैंने किसी किसी से टाइम स्पेंड किया। और हर नेशनलिटी अपने में एक डिफरेंट स्टोरी थी और उनसे काफ़ी सीखने का मौका मिला। और वही जो है फिर मुझे चीज़ें बड़ी हेल्प आउट कर रही हैं यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और स्पेसिफ़िकली कि अगर आगे चल के आपने जब इंटरनेशनल डायनामिक्स में जाना है तो उसमें आपने अपने आप को कैसे जो है वो लेके चलना है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है सर कि जब आप मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियन, मल्टी नेशनल्स के साथ रहते हैं तो जो एक्सपोजर वहाँ डेवलप होता है। जी, और इसके सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन कि बेसिकली इससे पहले भी जो मेरी ग्रूमिंग है, मेरा मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट जो है मेरा बाहर से है। मैं गल्फ़ में रहा हूँ काफ़ी अर्सा, 10-15 साल वहाँ पे गुजारे हैं मैंने। तो मेरा मोस्टली टाइम जो है वो बाहर ही गुजरा है।
तो आई सेट के जब क्रीम तैयार हुई है तो इस क्रीम को बेनिफिट जो ना इसके लोकल जो हमारे जो अपना जो इंडिजियस रिसोर्स है, जो हमारा कंट्री है, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। अभी बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, थी उस वक्त मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मतलब मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई विल गो बैक टू माई कंट्री, आई विल सर्व टू माई नेशन, and this is what I am doing for the last so many years, specifically with this intention, with this loyalty, कि ये मैं इस प्रोफेशन मेरे आने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या वो चीज़ें नहीं है, बल्कि एक पैशन के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक इंस्पिरेशन के साथ कि इस नेशन के लिए, आप लोगों के लिए कुछ करना है, ओके और इस जनरेशन को ग्रूम करना है। क्योंकि आप इन लोगों का इशू, हम लोगों का इशू ये है, बेसिकली जनरेशन का इशू ये है कि आपका थ्रू आउट, अगर आप मैट्रिक से लेके अभी तक कैफ की बात करें तो मुझे एक कोर्स कोई बता दें, कोई एक कोर्स बता दें कि जहाँ पे जो आपने सीखा, क्योंकि कम्युनिकेशन के चार पार्ट्स होते हैं, एक जिसे कहते हैं कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। 3 पार्ट तो आप सुबह शाम करते हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन वेयर द स्पीकिंग पार्ट, अब क्वेश्चन इसके वेयर द स्पीकिंग पार्ट, ओके तो आपका कोई ऐसा सिंगल कोर्स नहीं है थ्रू आउट, अगर आप पूरे अपने स्कूल से लेके, कॉलेजेस से लेके, प्रोफेशनल स्टडीज़ में आ गए हैं, सो कैफ तक आपका एक भी कोर्स ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अगर टीचर ने आपको आधा घंटा पढ़ाया तो बाद में ये कहा जाए कि अब आप स्टेज पर आए उसको एक्सप्लेन करें। तो ओके तो बोलने का मतलब यही नहीं कि आपको बोलना अच्छा आता है तो आप बोल लेंगे, उस जगह पे जाके बोलना, जब तक आप उस जगह पे जाके नहीं बोलेंगे उस वक्त तक आप नहीं बोल पाएंगे, ओके और अगर आपने पीएचडी भी कर ली है इंग्लिश में, सपोज आपने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में, क्योंकि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होती हैं, अगर आप उस जगह पे जाके इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, जिस तरह से जब ड्राइवर होता है तो वो बुक्स पढ़ के ड्राइवर नहीं बनता, उसको रोड पे जाना पड़ता है, उस जगह पे जाना पड़ता है। एक शेफ़ जो है उसको किचन में जाना पड़ता है, ओके एक मैकेनिक को उसके वर्कशॉप में जाना पड़ता है, तो उस जगह पे जाके ओके उसकी प्रैक्टिसिंग बड़ी ज़रूरी है। तो ये अनफॉर्चुनेटली लैकिंग है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में। तो उसके लिए आई कैप ने फिर एक कदम उठाया है कि इसको ना एक आपका बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जिसमें स्पीकिंग को स्पेसिफिकली हिट किया गया कि आपका जो है वो आपकी स्पीकिंग जो है, प्रोफेशनल स्पीकिंग जो है वो स्टेज पे आके, बाकी तो आप स्पीकिंग करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीकिंग करते होंगे और सारे ही करते हैं, लेकिन स्टेज पे आके आपने कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे आई कांटेक्ट करना है, किस तरह की ड्रेसिंग आपने रखनी है, कैसे आपने इन्वायरमेंट को मैनेज करना है, ये सारा जो है वो फिर इसमें स्पेसिफिकली डील किया जा रहा है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कोर्स जब स्टार्ट होता है, मैं फिर वही रिपीट करूँगा क्योंकि मेरा तो जो इश्क और जुनून है वो यही हालात से लड़ते हुए बच्चे होते हैं। मुझे बड़े पसंद हैं ये बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हालात की आंखों में आंखें डाल के अपना मकाम पैदा करना चाहते हैं। मैं यकीन जाने कि मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि मेरा खुदा मेरे से इन बच्चों के लिए काम ले। तो ये एक बच्चा अब हमने एक बैच की शक्ल में आपके हवाले कर दिया, ठीक है ना जी। अब आप इसे कैसे कैरी करेंगे? क्या पहला स्टेप होगा, क्या दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। तो कहते हैं कि खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ओके इसकी मैं शुरुआत इस तरह भी कर सकता हूँ कि एक आम की गुठली का एग्जांपल ली जाए, उसमें क्या पोटेंशियल है, देखिए एक आम की गुठली में क्या पोटेंशियल है। ओके अगर उसको ज़मीन में दबा दिया जाए, उसको प्रेशर में रखा जाए 2-4 साल, कम से कम उसको 2-3 साल लगते हैं, उसके बाद वो दरख्त बनता है। लेकिन वो आम की गुठली में इतना पोटेंशियल है कि बाद में वो दरख्त बनता है और उससे पे जो फल निकलता है, आम निकलते हैं, वो सिर्फ वो नस्ल नहीं खाती बल्कि आने वाली नस्लें भी उससे फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आम की गुठली में इतना एक पोटेंशियल हो सकता है तो फिर एक आम इंसान में और आम बच्चे में कितना पोटेंशियल होगा, ये तो ओके तो आप खुद इससे अंदाज़ा कर लें कि ओके कि हमारे ये जो बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं और इनमें ज़्यादा दर्द होता है, इनमें ज़्यादा पेन होता है। आई ऑलवेज से कि पेन इज़ गेन। ओके द मोर यू सफ़र इन लाइफ, द मोर यू हैव चैलेंज इन योर लाइफ, द मोर यू विल बी अ ग्रेट पर्सन एंड सक्सेसफुल पर्सन इन द फ्यूचर। वक्ती तौर पे इश्यूज़ आते हैं, ओके और ये इश्यूज़ जब ब्लेसिंग, मैं इनको कहता हूँ कि ये इश्यूज़ आपके ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं ये आपको ये अल्लाह पाक की तरफ से एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ये मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो फिर आप कभी भी इतनी मेहनत नहीं करते टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमेशा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे बन रहे होते हैं कि जिनके घर में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं।
ओके। और उनका जो बैकग्राउंड बड़ा हम्बल होता है, और यही आगे चल के जो है ना, ये अपनी पे स्टोरीज बिल्ड करते हैं और फिर दुनिया इनकी स्टोरीज को सुनना चाहती है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्लास का आगाज़ कैसे होगा? एक बच्चा आया है, वो तो बेचारा अभी शलवार कमीज़ पहनता है, उसे तो ड्रेसिंग का भी नहीं पता है, तो फिर हम कैसे कर रहे होते हैं? पीपीई में क्या एजेंडा होता है हमारा? जी जी। अच्छा, इसमें एज अ ट्रेनर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग। टीचिंग में तो हमने कोर्स पढ़ाना होता है, लेकिन इसमें आपकी लाइफ को और आपकी पर्सनैलिटी को देख के उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें गो थ्रू करनी होती हैं। तो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को पहले तो ड्रेसिंग पे मोटिवेशन दी जाती है कि अब आप खुद देखें कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, एक तो इंटरव्यू का प्रेशर, एक तो स्टेज का प्रेशर, ऊपर से अगर आप फर्स्ट टाइम वो नया ड्रेस पहन के भी जा रहे हैं, ओके, तो फिर ड्रेस का प्रेशर। तो कई दफ़ा ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जब बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइम वो मतलब जब इंटरव्यू में जा रहे हैं और साथ नया ड्रेस पहन के जा रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस, तो वो बजाय इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करने के वो ज़्यादा टेंशन लेके बैठे होते हैं ड्रेस, क्योंकि उनको यूज़ टू नहीं। हाँ, जाहिर है, ड्रेस को खाली पहनना मकसद नहीं है ना। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये ड्रेस आपका इतना नॉर्मल ड्रेस बन जाना चाहिए आफ्टर जब 2-3 महीने जब आप कंटिन्यू ड्रेस पहनते हैं, तो आपको फिर फील ही नहीं होता जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि आप कुछ स्पेशल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, ओके। या आप प्रेजेंटेशन के लिए जब बार बार इसी ड्रेस में आ रहे हो तो आपको फील नहीं होता कि आप कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहन के जा रहे हैं। मतलब ये ड्रेस इतना कॉमन आपको, मेरी प्रैक्टिस होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये पहले तो आपको इंपॉर्टेंस का, इसकी वाई का बताया जाए कि ये ड्रेस आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक आपकी वाई को या आपको क्लियर कट ना बताया जाए कि ये ड्रेस आपकी ज़िंदगी पे आगे चल के क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, उस वक्त तक बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते। तो मेरा 1-2 सेशन सिर्फ इस बात पे होते हैं कि ये ड्रेस जो है वो आपको आगे चल के कितनी आसानियाँ प्रोवाइड करता है। आप खुद देखेंगे, अब उसमें आई गिव वन एग्जांपल कि आप एक शॉप पे गए और एक एक दिन आप जो है वो एक आम सा लाइक ट्राउज़र पहन के गए और टी शर्ट पहन के, नेक्स्ट डे आप जो है एक प्रॉपर सूटिंग करके 2 पीस सूट पहन के आप ज़रा जाएँ उसी शॉप पे। नो, चेक द बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर। पहले दिन उसका बिहेवियर क्या रहा, तो दूसरे दिन उसका बिहेवियर आपके साथ क्या था, ओके। सो अगर आप खुद पहले अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे आपको कहाँ से रिस्पेक्ट देंगे? तो बेसिकली ये सेल्फ कॉन्शियसनेस को जगाना, सेल्फ अवेयरनेस को या खुद शनासी पे जो है वो पहले काम किया जाता है। और 1-2 लेक्चर मेरे स्पेसिफिकली खुद शनासी पे होते हैं, जहाँ पे मैं उनको पहले उनकी वर्थ बताता हूँ, उनका पोटेंशियल बताता हूँ, उनकी प्रोडक्टिविटी में उनकी ड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस का बताता हूँ कि हाँ, अगर आप इनिशियली अगर आप मार्क जकरबर्ग हैं या आप बिल गेट हैं तो फिर आप जिस मर्जी ड्रेस में आएँ, लेकिन अभी आप बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, अभी आपने बड़ी अपना नाम बनाना है, तो उसके अब इनिशियली आपको इस तरह के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वेयर यू आर सपोज टू हैव प्रॉपर ड्रेसिंग। तो एक दफ़ा आपका नाम बन गया, एफसीए हो गए, फिर आपको लोग जानेंगे, तो फिर आप जिस मर्जी ड्रेस में जाएं डजेंट मैटर, लेकिन इनिशियली जो है आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये हो गया, हमने बच्चे को थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी बेहतर कर दी, उसकी ड्रेसिंग बेहतर हो गई, थोड़ा सा हमने उसे क्लास में बुलवाना शुरू कर दिया, कुछ प्रेजेंटेशंस हो गई, टीम बिल्डिंग के ऊपर काम हो गया। अब एक बड़ा अहम बच्चे की ज़िंदगी में एक माइलस्टोन आना है इंडक्शन का। ऑडिट फर्म में इसने जाना है, वहाँ 2 एरियाज़ हैं। नंबर 1, इसने सीवी बनाना है। तो चलिए हम पहले नंबर 1 पे ही काम करते हैं। इन क्लासेस को लेने के बाद इसको अपना सीवी डिज़ाइन करने में क्या मदद मिलेगी और कैसे होगा? जी, सो इसमें बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी काफ़ी मैंने इस पे काम किया है, काफ़ी मैंने इस पे वर्कशॉप्स वगैरह भी की हैं सीवी पे। तो मैं बड़ा डीपली जो है इस पे बच्चों को गाइड करता हूँ कि आजकल के जो लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं सीवी पर, क्योंकि मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो करंटली इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा एप्लीकेबल है और कौन सा कैची और कैप्टिवेटिंग होता है कि विद इन 20 to 30 सेकंड जो है पोटेंशियल एम्प्लॉयर के लिए जो है वो एक जो ना एक अच्छा साइन हो के यार इससे बड़ा काम किया सी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले उनको खुद मैं गाइड करता हूँ, खुद उनको डिज़ाइन कैसे करना है सीवी को वो सारा समझाता हूँ, और फिर उसके बाद हर बच्चा अपनी सीवी को मल्टीमीडिया पे ऑनलाइन मतलब क्लास के सामने दिखाते हैं, और वहीं पे जो है हम वो वर्ड की फॉर्म में लेकर आएगा, वहीं पे उसको ठीक किया जाता है ताकि वहीं पे उसका सारा काम हो जाए, और वही जो सीवी है फिर उसकी फॉर्म में जाती है, और मैं उसको अपनी सुपरविजन में ये सारा ये ठीक करके देता हूँ। और जब तक वो सीवी ठीक नहीं होती है उसकी जो है ना वो सीवी जो है वो फाइनल हमारे फोल्डर में लगती नहीं है, कि जो फिर आई कैप जो है उसको रिव्यू करता है कि बच्चे ने सीवी पे काम किया। अच्छा, इस सीवी में मैं अक्सर एक बात बच्चों को समझाता हूँ, जाहिर है हमारा भी सारा दिन काम यही होता है, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार अपने सीवी राइटिंग के टाइम पे ना
बड़ा ऑनेस्टली अपना सीवी राइट करना है। ये जो आप इधर उधर से इंटरनेट से देख के और चीज़ें लिख लेते हैं, ये फिर आपकी इंटरव्यू में पकड़ी जाती हैं, क्योंकि जाहिर है सामने जो बंदा बैठा बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब बच्चे ने देखा यार अच्छा जी एक हॉबीज़ भी लिखनी है, और उसने लिखा जी बुक रीडिंग। अब जब वो सामने पैनल ना पूछता है अच्छा जी बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, बताइए आपने आखिरी दफ़ा कौन सी किताब पढ़ी, तो उसके बाद कुरान पाक के अलावा बताने को कोई किताब नहीं होती, क्योंकि उसने ज़िंदगी में किताब कभी पढ़ी नहीं होती। तो वो इस तरह की मिस्टेक्स और ये चीज़ें भी आप क्लास में फिर बिल्कुल डिस्कस होती हैं। और जब वो चीज़ें मेंशन करते हैं तो मैं स्पेसिफिकली पूछता हूँ कि अगर आपने बुक रीडिंग तो आप कैसे डिफेंड करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि स्पेसिफिकली उनको मैं गाइड करता हूँ कि आप सी में कोई ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं कर सकते कि जिसके पीछे आपके पास हाँ डिफेंस आपके पास मौजूद ना हो, डिफेंस ना हो या आपके पास एविडेंस ना हो। ओके, तो ये मैं स्पेसिफिकली चीज़ें चेक करता हूँ उनकी, कि स्पेशली हॉबीज़ में ये थोड़ा सा ब्लंडर मारते हैं बच्चे और चीज़ों को एग्जरेट करते हैं या वो चीज़ें मेंशन करते हैं कि जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मैं इन पे स्पेशली फोकस करता हूँ कि ताकि जो है वो वही प्रेजेंट कर सकें आगे चल के कि जो वो एक्चुअल दे होल्ड द वर्ड, जो बच्चे वर्थ रखते हैं। अच्छा जी सीवी बन गया, बच्चों ने अप्लाई कर दिया, अब बच्चे पहुंच गए हैं फर्म में इंटरव्यू देने के लिए। क्या इंटरव्यू में भी हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे होते हैं कि बच्चे ने रूम में एंटर कैसे होना है, बच्चे ने जाके कुर्सी पर बैठना कैसे है, उसने बात का आगाज़ कैसे करना है, अगर चेयर टेढ़ी पड़ी हुई थी तो उसने सीधी कर लेनी है या नहीं करनी? क्या बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से हम चल रहे होते हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल राह से चलते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बच्चों को लेके चलना होता है। तो हाउ टू ओपन द डोर, देन हाउ टू गो फॉर योर ओन चेयर, और चेयर को कैसे आपने पीछे करना है, फिर कैसे आपने बैठना है, ओके आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए बैठने की, फिर किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट होते हैं, क्योंकि 80-90% क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि जो 8-10 क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको पता है, पहले से ही पता है तकरीबन। को आना चाहिए, और उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस पर होती है। फिर मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं और दे कम टू नो एक्चुअली कि जब वो रियल सिचुएशन में जाते हैं बच्चे तो दे फील गुड एक्चुअली। तो शुरू में थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, लेकिन जब वो बार बार मॉक इंटरव्यू के लिए 2 दफ़ा आते हैं तो देन दे फील गुड फॉर दिस। तो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अच्छा मैंने ये भी देखा है कि आप एक और बड़ा थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जाहिर है एक वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। मैं आप शेयर भी करते रहते हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का भी और इधर उधर भी। तो एक और मैंने आपकी इन क्लासेस में एक ब्लेंड देखा है कि आप इंटेलेक्चुअल्स को बुलाकर बच्चों की मुलाकात उनसे भी करवा रहे होते हैं। तो क्या मोटिव आपके जहन में होता है इस एक्टिविटी को करने का? जी, इसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि जितना उनको डिवर्सिफाइड ऑडियंस को, हमारे अपने बच्चों को, आई के बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग जब आके अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और अपना वो एक्सपर्टीज़ को स्टूडेंट्स के साथ बताते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो दे फील गुड एक्चुअली। ओके, तो इट ऑलवेज गुड टू हैव अप टू डेट पीपल के जो मार्केट के ज़्यादा लिंक हैं, दे नो कि मार्केट में करंटली क्या हैपन हो रहा है, और उनको फिर उनको कोशिश की जाती है कि उनको बुलाया जाए कि जो आपके लिए और जो आई कैप के बच्चों के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो आगे चल के, और वो वही चीज़ें डिलीवर करते हैं कि जो आपको आगे चल के फर्म में जो है ना वो चीज़ें फिर आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। अच्छा सर, एक मेरे मेरे पास एक केस स्टडी आई, एक बच्ची मेरे पास एक आई, तो वो एंटर हुई मेरे पास रूम में आई, उसने बाया पहना हुआ और इस तरह से कुछ गुफ्तगू हो रही थी। तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने कोर्स किया किसी एक इदारे से। उसने कहा कि सर देखिए हमें तो वहाँ बड़ा क्लियरली ये बताया गया कि देखें बेटा अगर आप हिजाब में हैं, बाय में हैं, तो फिर आपका कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है, आपको थोड़ा लिबरल तो होना पड़ेगा। तो क्या ये कोर्स हमें इस तरह की बातें सिखा रहा है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये माइंडसेट की बात है, और आई थिंक इस तरह का माइंडसेट जो है आगे उसको नहीं प्रमोट करना चाहिए। एंड आई मस्ट से कि इंटरव्यू में आपकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है, आपकी ऑनेस्टी चेक की जाती है, और आपका सॉलिट्यूड कि आप अपनी ज़ात में कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो देखा जाता है। तो अगर मतलब आप अबाए में हैं, आपने वहाँ पे जाके काम करना है, आपने अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ दिखानी है, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप किसी आर्ट इंडस्ट्री में तो नहीं जा रहे कि कोई शोबिस इंडस्ट्री में कि वहाँ पे तो ये दिस सेक्टर इज़ डिफरेंट, दिस इज़ अ प्रोफेशनल सेक्टर। हाँ नहीं, इतने एक लंबी लिस्ट है, इतनी CFOs बच्चियाँ बैठी हैं, इतने बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पे मेरी स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं।
जी, जो कि पूरे अबाए में है, बेहतरीन डिसेंट उसके अंदर है। नो इशू एट ऑल, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। ओके जी। अगर वो अब प्रॉपर अपना अबाया मेंटेन करती हैं और अगर वो एक लिबास को मलूज़ ख़ातर रख के अगर वो अपना इंटरव्यू देती हैं और अगर अगर वो कॉम्पिटेंसी शो करती हैं, पोटेंशियल शो करती हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन ओके कि उनको हायर ना किया जाए। ओके तो ये तो एक एक्सक्यूज़ है और आई थिंक प्रोफेशनल स्टडीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए और आई थिंक किस एंगल से इसको ओपिनियन जनरेट किया गया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन प्रोफेशनल जो भी हमारा कैरियर है सीए का, उसमें तो इट्स ऑल अबाउट योर competency, about your skills, about your financial analysis and about your technical education and all these things. So इसमें तो I don't think so कि इसकी कोई गुंजाइश भी बनती है कि you know ज़बरदस्त। I don't agree. अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ आपकी क्लास ख़त्म हो रही होती है ना, तो क्योंकि मैं ज़रा, आपको पता है कि बच्चों के साथ ज़रा मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ उस वक़्त जिस दिन किसी दिन मैं क्लास लेने जा रहा हूँ और आपकी क्लास निकल रही हो। वो 35 स्टूडेंट सूटेड बूटेड टाइज लगाई हुई हैं और वो जनाब साफ़ सुथरे चेहरे नज़र आते हैं, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि अच्छा यार, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो मुझे तो लगता है कि जैसे पहले दिन जब बच्चा क्लास में आता है और जब आखिरी दिन क्लास में आता है, तो इसमें बड़ा वाज़े फ़र्क क्रिएट हो जाता होगा। जी जी, तो ये तो वेरी पर्पस ऑफ दिस कोर्स भी यही है कि बच्चे में अगर विजिबल चेंज नहीं आ रहा तो ये तो फिर वेरी पर्पस ऑफ दिस पीपी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मेन इंटेंशन और मेन फोकस ये है बीइंग अ ट्रेनर और जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब फर्स्ट डे बच्चा आए और जब 2.5 मंथ्स के बाद जब बच्चा यहाँ से पास आउट होता है आफ्टर हैविंग रिक्वायर्ड क्लासेस, तो उसकी पर्सनैलिटी में विजिबल चेंज आना चाहिए और आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इसको नोटिस भी किया, आपने इसको देखा भी, तो बच्चे विजिबल फील करते हैं हर लिहाज से, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से, प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिहाज से, ड्रेसिंग के लिहाज से। शुरू में उनको हेजिटेशन होती है लेकिन आफ्टर अ वाइल दे आर ओके विद दैट। यस। नहीं सर, मुझे एहसास है आपका नेक्स्ट कोर्स भी है और आपसे हमने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया जनाब, आपकी बहुत मेहरबानी। और आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं बल्कि क्योंकि बहैसियत इंसान आप ख़ुद एक बड़े नफीस और बड़े खुशबूदार इंसान हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है जैसा इंसान होता है फिर वो बच्चों में चीज़ें ट्रांसफ़र भी होती हैं, स्टूडेंट उसको लर्न भी करते हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कुछ टाइम हमने लिया और बच्चों के साथ थोड़ी सी गपशप हो गई। ले जनाब। जी सर। I'm very thankful, delightful that you invited me for this today podcast. Or we try to convey our message to the student so they can get benefit के actually हम क्या इसमें करवाते हैं PPE में। So thank you very much and अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। ले जनाब, आज हमने एक अपने बड़े ही खुशबूदार इंसान से गुफ्तगू की है और बड़ा मज़ा आया। आई होप कि जो हमारी CA की कम्युनिटी है वो खलीकुर रहमान साहब से फ़ायदा उठाएं और PPE के कोर्स में भी एक ऐसे मेंटोर को चूज़ करें जो आपकी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट समझता हो, जो बेसिकली ख़ुद भी इसी प्रोफेशन से हो, ताकि वो आपको उसे एहसास हो कि आपको किस पोस्ट पर पहुंचना है और आपने कहाँ जाना है, आपको कैसे ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप इससे इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।